हेलो। हेलो। देखिए आपका सीआरपीसी में पिछले लेक्चर में आपको सेक्शन 209 शुरू किया गया था। यहाँ से आपका इंटरव्यू में और प्री दोनों में क्वेश्चन बनता है। मेंस में कम क्वेश्चन बनता है। इसको पढ़ने के लिए आपको बताया गया था कि आप कहाँ कहाँ से कोरिलेट करके इसको पढ़ेंगे। आइए कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है 209 में वह देखा जाए। जब भी आप 209 पढ़िएगा तो आपको कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है सीआरपीसी का वो बताया जाए। यानी कि हम शुरू कर रहे हैं सीआरपीसी का सेक्शन 209 यानी कि 209। पहले कोरिलेशन कर लिया जाए और तब बेयरेक्ट की भाषा समझाया जाए। देखिए जब भी इस सेक्शन को पढ़िए आप कोरिलेट 6-7 सेक्शन करेंगे। सबसे पहले आप करिएगा आपका 193 यानी कि सीआरपीसी की धारा 193 पढ़ना है। फिर आपका 199 का क्लाज 2 पढ़ना है। फिर आपका 344 पढ़ना है यानी कि 344 पढ़ना है। फिर आपका जो सेक्शन पढ़ना है 2U भी पढ़ना है। इसी के साथ आपका सेक्शन 24 पढ़ना है यानी कि हल्का सा आपका अटैच होगा सीआरपीसी की धारा 2U और फिर सेक्शन 24 अटैच होगा। इसके बाद आपका जो सीआरपीसी की धाराएं पढ़नी हैं वह धारा आपका 28 पढ़ना है। 29 पर भी गौर करना है यानी कि 28 और 29 पर भी गौर करना है। फिर आपका प्रथम अनुसूची पर गौर करना है यानी कि फर्स्ट शेड्यूल भी इसमें आपको ऐड किया जाएगा यानी कि प्रथम अनुसूची पर भी गौर करना है। प्रथम अनुसूची के बाद जिस पॉइंट को आपको पकड़ना है वह आपका 191 आप वह पॉइंट पकड़ना है 201। फिर आपका 209 फिर आपका 322 और मुख्य रूप से 325 यानी कि इतनी धाराओं को आपको अच्छे से देखना है यानी कि काफ़ी आपका कोरिलेशन ज़्यादा है। आइए सबसे पहले हम शुरुआत एक एक धारा से करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट बनाते हैं आपका 193 से, यहीं से उठाइएगा। सीआरपीसी की धारा 193 ये बताती हैं कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा कॉग्निजेंस यानी कि सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान जब तक अन्यथा उपबंधित न हो सत्र न्यायालय किसी मामले का कॉग्निजेंस उपार्पण के बिना यानी कि कमिटल के बिना अर्थात सुपुर्दगी के बिना नहीं करता। यानी कि कोई भी मामला सामान्यतः कोर्ट ऑफ सेशन में सीधे नहीं जाता जब तक कि निचला न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन को वह मामला कमिट न करे। ये 193 में बताया गया है लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसके दो एक्सेप्शन हैं और वहीं पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी कि कब कोर्ट ऑफ सेशन किसी मामले का सीधे कॉग्निजेंस लेता है। तो आप दो एक्सेप्शन बताइएगा, दो प्रावधान बताइएगा। जब मामला सेक्शन 199 के क्लाज 2 में आ जाए यानी कि जब मामला 199 के क्लाज 2 में आ जाए तो एक लाइन इसको बता दिया जाए। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
इत्यादि लोगों की मानहानि की गई है तो लोक अभियोजक सीधे सत्र न्यायालय में सरकार की पूर्व अनुमति से अपराध किए जाने के 6 माह के भीतर परिवाद दायर कर सकेगा। ये पहला मामला है जहां की कोर्ट ऑफ सेशन सीधे संज्ञान लेता है। दूसरा मामला आपका आता है 344 यानी कि सेक्शन 344 का, जहां की अगर मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है, मिथ्या साक्ष्य दिया गया है तो कोर्ट ऑफ सेशन स्वयं परिवाद करता है और सीधे संज्ञान लेता है। ये जरूर याद रखिए। कितने एक्सेप्शन हुए? 2। अब आइए देखा जाए, आखिर कोर्ट ऑफ सेशन जब सीधे संज्ञान नहीं लेता तो इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट काग्निजेंस लेते हैं और काग्निजेंस के बाद कोर्ट ऑफ सेशन को मामला सुपुर्द करते हैं। तो ऐसी दशा में 190 के तहत यानी कि 190 के तहत सामान्यतः फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने किसी अपराध का काग्निजेंस लिया। अब यहाँ आपका यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिवाद किया गया है और परिवाद पर उसे प्रतीत होता है कि उस मामले में उसे जुरिडिक्शन नहीं है, तो शुरुआती दौर में ही अगर मालूम चल जाए तो सेक्शन 201 बना है, वह परिवादी को परिवाद लौटा दे और सक्षम मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश दे। ये शुरुआती दौर में। यदि मजिस्ट्रेट ने काग्निजेंस ले लिया और फिर अब मजिस्ट्रेट की शक्ति देखनी है, अब कंसेप्ट दूसरा बनाना है। देखिए, आपका जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वह कितनी सज़ा दे सकता है, इसका प्रावधान 29 में किया गया है। वह 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपया तक के जुर्माना या दोनों की सज़ा दे सकता है। ये आपका 29 में स्पष्ट उल्लिखित है। अब समस्या ये आती है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट लगभग सभी अपराधों का संज्ञान लेता है, तो अगर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को काग्निजेंस के बाद ये लगता है कि ये अपराध तो अनन्यतः पूर्ण रूप से या केवल और केवल कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय हैं, तो कोर्ट ऑफ सेशन किन अपराधों का विचारण करता है, तो सामान्यतः जिनका उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो अगर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को लगता है यदि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, ये मामला कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा अनन्यतः विचारित होना चाहिए, तो ऐसी दशा में आपका फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 209 के तहत कोर्ट ऑफ सेशन को वह मामला सुपुर्द करता है। तो यहाँ काग्निजेंस के बाद करता है, ये याद रखना है। अगला जो आपको याद रखना है वह याद रखना है आपका अच्छे से कि चूँकि कोर्ट ऑफ सेशन में अधिवक्ता बदल जाएंगे, आपका एपीओ न होकर आपका अधिवक्ता के रूप में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। अतः ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सूचित कर देगा कि मामला कोर्ट ऑफ सेशन में हमने भेज दिया है, आप अभियोजन का संचालन करिए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पीपी या लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है सीआरपीसी की धारा 2U में,
और इनकी नियुक्ति की धारा में होती है 24 में। अब अगला ये आया आपका लगभग, हाँ, अगर 222 और 200 आपका 25 देखना है। 322 में ये है कि जांच या विचारण के दौरान यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये मामला भाई सीजीएम या कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है, तब वो बीच में सुपुर्द करता है। और 325 में है कि जब कोई मजिस्ट्रेट आपका विचारण समाप्त कर लेता है, यानी कि आपका निर्णय दे दिया है और दोष सिद्धि किया है अभियुक्त को, और देखता है कि ऐसे अभियुक्त को अधिक दंड देना चाहिए और जितना दंड देना चाहिए उतना दंड देने की क्षमता मुझ में नहीं है, तो ऐसी दशा में आपका मजिस्ट्रेट सीजीएम को यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वह मामला सौंप देंगे, सुपुर्द करेंगे दंड देने के लिए। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट को, जो निचले मजिस्ट्रेट हैं, उनको विचारण तो किए लेकिन सज़ा देने का पावर उतना नहीं है, यानी कि वो समझ रहा है कि अधिक सज़ा दी जानी चाहिए और हम दे नहीं सकते, तो किसको सुपुर्द कर देंगे? तो सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब आइए आपका बेयर एक्ट आसान हो जाएगा, एक एक शब्दों को देखा जाए बेयर एक्ट का। अब बेयर एक्ट निकाल लीजिए आपका 209। एक बार बेयर एक्ट भी बता दिया जाए, वैसे बेयर एक्ट की कई बातें आपका कवर करा दी गई हैं। देखिए आपका बेयर एक्ट की भाषा क्या देता और क्या इसमें, जब अपराध अनन्यतः, अनन्यतः मतलब कि केवल और केवल, न तो पूर्णतः, अनन्यतः मतलब कि केवल और केवल, अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तब मामला उसे सुपुर्द करना। देखिए बैरक, जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा दायर किसी मामले में, यानी कि या तो संज्ञान मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर लिया हो, या पुलिस रिपोर्ट पर लिया हो, या स्वयं के ज्ञान पर लिया हो, या किसी की सूचना पर लिया हो, सभी मामलों में ये सेक्शन अप्लाई होगा। पहला नियम याद रखना है, अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है। हाजिर होता है का मतलब ये हुआ कि वह जमानत पर था और आया, और लाया जाता है का मतलब ये हुआ कि अभिरक्षा में था और पुलिस ने उसे लाया। और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है, महसूस होता है कि अपराध अनन्यतः कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है, यानी कि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जिस अपराध का हमने काग्निजेंस लिया है वह केवल और केवल कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है, तो वह का मतलब वह मजिस्ट्रेट, 4 पॉइंट दिए गए हैं। देखिए, यथास्थिति धारा 207 या 208 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात मामला कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द करेगा और जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए प्रतिप्रेषित करेगा जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती, यानी कि कागज पत्तर मजिस्ट्रेट देंगे और अभियुक्त को कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द करेंगे, और जब तक कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द अभियुक्त नहीं हो जाता, यदि अभियुक्त जमानत पर नहीं है तो उसे कहाँ रखा जाएगा? जेल में रखा जाएगा, यानी कि उसे अभिरक्षा में क्या किया जाएगा? प्रतिप्रेषित, यानी कि अभिरक्षा में भेजा जाएगा।
ये आपका पहला नियम मिला। दूसरा देखिए क्या होगा। जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रेषित करेगा। यानी कि अगर जमानत नहीं पाया है अभियुक्त तो जब तक अभिरक्षा में भेज सकेगा, तब तक अभिरक्षा में भेज सकेगा जब तक कि विचारण पूरा न हो। तीसरा, मामले का अभिलेख तथा दस्तावेजें और वस्तुएं यदि कोई हो जिन्हें साक्ष्य में पेश किया जाना है उस न्यायालय को भेजेगा। उस न्यायालय का मतलब यहाँ हुआ किसको दस्तावेज भेजा जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन को। लास्ट क्लाज महत्वपूर्ण है। मामले के सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को सूचना देगा। यानी कि मजिस्ट्रेट मामले को कमिट कर रहा है, सुपुर्द कर रहा है, वह मजिस्ट्रेट इसकी सूचना किसको देगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। क्यों ऐसी सूचना दी जाएगी? क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में प्रोसिक्यूशन को हैंडल कौन करता है? आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस प्रकार 209 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एक पॉइंट आपको इंटरव्यू के लिए और भी याद रखना है, रिमांड या प्रतिप्रेषण। यहाँ भी प्रतिप्रेषण शब्द का यूज हुआ है। आइए 210 देखा जाए। 210 से भी आपका एक तो मेंस में समस्यात्मक क्वेश्चन बन सकता है, और जहाँ तक प्री की बात है, प्री में भी क्वेश्चन बनता है, और आपका इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। पहले 210 की सामान्य बातें देखा जाए, तब बेयर एक्ट से हम समझाएंगे। देखिए, धारा 210 में एक सिद्धांत है। वह सिद्धांत ये है कि अपराध का काग्निजेंस एक बार लिया जाता है, बार बार नहीं। पहला सिद्धांत, किसी अपराध का संज्ञान एक बार लिया जाता है, बार बार नहीं। दूसरा सिद्धांत ये है कि किसी अपराध का काग्निजेंस किसी एक आधार पर लिया जाएगा, एक से अधिक आधार पर एक साथ काग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी की धारा 190 के क्लाज 1 में 3 कंडीशन बताई गई हैं। या तो मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान परिवाद पर कर सकता है, या पुलिस रिपोर्ट पर, या स्वयं के ज्ञान पर। अब ये समस्या है कि क्या मजिस्ट्रेट एक ही अपराध का संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर भी कर ले, परिवाद पर भी कर ले, या स्वयं के ज्ञान या किसी की शिकायत पर कर ले? तो आपका जवाब रहेगा ऐसा नहीं हो सकता। 3 आधारों में से किसी एक आधार पर ही संज्ञान लिया जाएगा। ये सतर्क रहिएगा, तीनों पर नहीं, 2 पर नहीं, बल्कि तीनों में से किस पर? किसी एक पर। इस सिद्धांत को धारा 210 में समाहित किया गया है। तो सिद्धांत इसमें आपका है क्या मामला? तो देखिए, आपका परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ध्यान से समझिए, इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है, फिर बताया जाए आपको। यदि किसी मामले का परिवाद पर मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर रहा है, माने आपका जांच या विचारण कर रहा है, और उसी दौरान मजिस्ट्रेट को ये दिखाया जाता है, प्रतीत होता है, महसूस कराया जाता है कि इस मामले का पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट
परिवाद पर जांच या विचारण को मुलतवी कर सकेगा और आपका पुलिस से अन्वेषण की रिपोर्ट मांगेगा। पुलिस अन्वेषण की 173(2) के तहत रिपोर्ट देगी। फिर आपका अगर परिवाद वाला मामला पुलिस रिपोर्ट वाला मामला एक निकला, अभियुक्त भी समान निकले, तो ऐसी दशा में अब संज्ञान समस्या ये आई कि परिवाद पर कार्यवाही मानी जाए कि पुलिस रिपोर्ट पर, ये समस्या आई। तो दोनों मामलों को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। दोनों मामलों का माने जांच या विचारण एक साथ किया जाएगा। अब दिक्कत यहाँ ये आई कि शुरुआती दौर में हमने बताया कि या तो संज्ञान परिवाद पर, या तो पुलिस रिपोर्ट पर, या स्वयं के ज्ञान पर। तो आखिर ऐसी दशा में किस पर संज्ञान लिया हुआ माना जाएगा? तो एक लाइन जवाब दीजिएगा, संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर लिया हुआ माना जाएगा, परिवाद पर नहीं। किस पर? पुलिस रिपोर्ट। ये आपका ज़्यादा पूछा जाता है। इस प्रकार आपका जो मुख्य था 210 में वो समाप्त हो गया। अब आइए सीआरपीसी का अध्याय 17 चला जाए। जहाँ तक सीआरपीसी के चैप्टर 17 की बात है, 17 की बात है, अध्याय 17 चार्ज या आरोप के बारे में है। और आपका आरोप के बारे में है सेक्शन 211 से लेकर 224 तक। यहाँ से भी आपका मेंस में भी एक क्वेश्चन बनता है। या तो वह क्वेश्चन समस्यात्मक बन जाए या अन्यथा बन जाए, और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है। तो आइए चार्ज या आरोप के बारे में डिटेल में हम देखते हैं। तो पहले तो ये देखना है कि जब भी आप चार्ज पढ़िए, यानी कि जब भी आप आरोप पढ़िए, तो आपका कहाँ कहाँ से कोरिलेशन करना है ये देख लिया जाए। तो आरोप की परिभाषा से शुरू करिएगा। तो सीआरपीसी की धारा 2B में आरोप की परिभाषा है, यहाँ से शुरू करिएगा। दूसरा आपका देखना है 211 से लेकर 224 तक की धाराएं कवर करनी है। तीसरा पॉइंट आपका जो कवर करना है वह आपका कह सकते हैं कि द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या कवर करना है 32, यानी कि द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 32। इसके बाद आपका एविडेंस में भी देखा जाता है, और एविडेंस में जो देखा जाता है वह फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब विवादक तथ्य, विवादक तथ्य को भी देखा जाता है। फैक्ट इन इशू यानी कि एविडेंस में इसे कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य। और आपका अगर गलती हो गई तो 464, यानी कि आपका एक धारा और पढ़नी है सीआरपीसी की 464, यानी कि 464। आइए शुरुआत किया जाए।
देखिए, कुछ सामान्य बातें पहले बताई जाए, उसके बाद से आपका बेयर एक्ट की भाषा शुरू की जाएगी और कैसे प्री में क्वेश्चन बने हैं, कैसे मेंस में यहाँ से बने हैं और कैसे इंटरव्यू में बने हैं, उनको देखा जाएगा। आइए, जहाँ तक आरोप या चार्ज शब्द की बात है, आरोप की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2B में दी गई है और आरोप के बारे में केवल और केवल इतना बताया गया है कि यदि आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो ऐसी दशा में आरोप के अंतर्गत कोई भी शीर्ष आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी अभियुक्त पर एक से अधिक अपराधों का चार्ज लगा है तो ऐसी दशा में उनमें से कोई भी चार्ज, कोई भी सेक्शन जो होगा जिस अपराध का चार्ज लगा है वह आरोप कहा जाएगा। आरोप की यह परिभाषा स्पष्ट रूप से आरोप को परिभाषित नहीं करती, तो आरोप की परिभाषा आपका अपनी बनानी पड़ेगी। यानी कि आरोप की आपको डिफिनीशन बनानी पड़ेगी और वह जो परिभाषा बनाएंगे एकदम सटीक बनाएंगे। तो आरोप वह न्यायिक कार्यवाही है, यानी कि आरोप पुलिस कार्यवाही नहीं है, बल्कि कौन सी कार्यवाही है? न्यायिक कार्यवाही। आरोप वह न्यायिक कार्यवाही है जिसके तहत न्यायालय विचारण प्रारंभ होने के पूर्व ही या विचारण के शुरुआत में ही या विचारण के शुरुआत में ही अभियुक्त के विरुद्ध लगे अभियोगों को, यानी कि अभियुक्त ने जो अपराध किया है या अभियुक्त ने जो अपराध किया है उसको उसका उल्लेख करते हुए अभियुक्त को सूचित करता है। यानी कि आपका अपराध, जो अभियुक्त ने अपराध किया है उस अपराध की विशिष्टियां बताते हुए, अर्थात किसके प्रति अपराध किया, अगर वस्तु है तो किस वस्तु के विरुद्ध अपराध किया, किस समय अपराध किया, आपका किस स्थान पर अपराध किया, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपराध का ढंग न्यायालय द्वारा विचारण के प्रारंभ में ही अभियुक्त को बताया जाता है। इसी को आरोप कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा जाता है। मुख्य उद्देश्य आपका नेचुरल जस्टिस है। याद रखिए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो आडि अल्ट्रम पर्टम है, ये आशा करता है कि अगर किसी अभियुक्त पर कोई इल्ज़ाम लगा है तो उस इल्ज़ाम की सूचना पहले उसे दे दी जाए। क्यों दी जाए? ताकि अभियुक्त अपना उचित ढंग से बचाव कर सके। फिर एक बार उद्देश्य याद रखिए कि आरोप का उद्देश्य क्या है। तो आरोप का मुख्य उद्देश्य यही है कि अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराध की सूचना उसे दे दी जाए ताकि वह अपनी प्रतिरक्षा उचित रूप से कर सके। यानी कि अगर पहले से उसे जानकारी होगी कि ये अपराध का आरोप हम पर लगा है, तो उन अपराधों में वह अपना बचाव अच्छे से कर सकेगा। यानी कि अभियुक्त को असमंजस में न डाला जाए, बल्कि क्लियर कट बता दिया जाए कि इन अपराधों का अभियोग या आरोप या इल्ज़ाम या दोषारोपण कहा जाता है,
तुम पर किया गया है। जहाँ तक आरोप की बात है, 4-5 पॉइंट और याद रखिएगा। आरोप न्यायिक कार्यवाही होती है। दूसरा, आरोप के निर्माण से ही एक और आपका बदल जाएगा। तो वह क्या बदलेगा? वह आपका बदलता है कि आरोप के निर्माण से ट्रायल या विचारण शुरू होता है। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बना है कि इंक्वायरी और ट्रायल में डिफरेंस कहाँ से किया जाता है। अच्छे से याद रखें। तो आरोप के निर्माण से, आरोप के निर्माण के पूर्व की सभी कार्यवाहियाँ जो न्यायिक हो वह इंक्वायरी कहलाएगी, और आरोप से जो कार्यवाही शुरू होगी वह कौन कहलाएगी? तो वह आपका विचारण कहलाएगी। यानी कि फिर एक बार देखिए, इंटरव्यू का क्वेश्चन ये प्री में भी आ सकता है। आरोप के पूर्व की जो कार्यवाही न्यायिक होगी वह जांच कहलाएगी, और आरोप से जो कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद की कार्यवाही वह लीगल तौर पे ट्रायल या विचारण कहलाएगी। ये सतर्क रहना है अच्छे से, आपका जांच और विचारण में कैसे अंतर किया जाएगा। अगला देखिए, आरोप आपका कुछ दशाओं में लिखित में होता है, जबकि कुछ दशाओं में लिखित में होना आवश्यक नहीं है। केवल सारांश बता देना ही पर्याप्त होता है। तो आपका कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष विचारण और वारंट मामलों का मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण के मामले में आरोप लिखित में और विस्तृत रूप से विरचित किया जाता है, जबकि समन मामले और संक्षिप्त विचारण में आपका यानी कि समन मामलों के विचारण और संक्षिप्त विचारण में आरोप आप जो लगाया जाता है उसका सारांश बता देना ही पर्याप्त माना जाता है। आरोप ये आपको याद रखना है, आरोप का जो प्रोफार्मा दिया गया है, फार्म दिया गया है, प्रारूप दिया गया है, वह सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 32 में दिया गया है। आरोप के बारे में बृहद प्रावधान सीआरपीसी के सेक्शन 211 से लेकर 224 तक किया गया है। अब आइए लास्ट में कोरिलेट किया जाए फैक्ट इन इशू। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन आपका 3 में फैक्ट इन इशू शब्द को परिभाषित किया गया है। फैक्ट इन इशू शब्द आपका जो सीआरपीसी में होता है, जो आरोप होता है, जो चार्ज होता है, वहीं फैक्ट इन इशू कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभियुक्त पर आरोप लगाया जाता है वह विवादक तथ्य होता है, अर्थात अभियोजन कहता है कि अभियुक्त ने अपराध किया और अभियुक्त डिनाई करता है कि उसने अपराध नहीं किया। अतः जो चार्ज होता है पूछा जा सकता है, यही आपका कह सकते हैं कि फैक्ट इन इशू कहलाता है। एक और लास्ट में क्वेश्चन तब सेक्शन शुरू किया जाए, एक क्वेश्चन और बनता है डिस्चार्ज पर कि डिस्चार्ज कब किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए, डिस्चार्ज या उन्मोचन सदैव आरोप के निर्माण के पूर्व किया जाता है। याद रखिएगा, आरोप के निर्माण के पूर्व ही डिस्चार्ज किया जा सकता है।
आरोप के निर्माण के बाद नहीं। डिस्चार्ज या उन्मोचन का प्रावधान केवल उन्हीं विचारणों में है केवल उन्हीं विचारणों में है जिनमें आरोप का विरचन लिखित में होता है। याद रखिए, किस में होता है? लिखित में। ये पॉइंट है। फिर एक बार इसको समझिए। उन्मोचन का प्रावधान केवल उसी विचारण में है जिनमें आरोप लिखित में विरचित किया जाता है, जबकि जिन विचारणों में केवल सारांश बताना है आरोप का, उन विचारणों में डिस्चार्ज का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार आरोप के बारे में या चार्ज के बारे में जो सामान्य बातें थी वह समाप्त हुई। अब आइए क्वेश्चन वाइज निकाला जाए। जहाँ तक क्वेश्चन वाइज की बात है, आपका पहले सेक्शन को तोड़ लिया जाए, तब आपका अलग अलग किया जाए। आरोप के बारे में चूँकि विस्तृत प्रावधान आपका धारा 211 से लेकर 224 तक में किया गया है, तो इन धाराओं को पहले तोड़ लिया जाता है। आरोप का प्रारूप, यानी कि आरोपों का जो प्रारूप है, आरोपों का जो प्रारूप है उसका उल्लेख किया जाएगा धारा 211 से लेकर धारा 217 तक। ये अलग ग्रुप चलेगा। और आरोपों का संयोजन, यानी कि कई अपराधों का आरोप एक साथ लगा दिया जाए तो आरोपों का संयोजन आपका चलेगा 218 से लेकर 224 तक। यानी कि इस अध्याय को दो वर्गों में बांटा गया है। आरोपों का प्रारूप एक वर्ग में है और दूसरे वर्ग में आपका क्या है? संयुक्त आरोप लगाना या ज्वाइंट ट्रायल करना, ये प्रावधान है। आइए कह करके देखा जाए, क्वेश्चन का मॉडल निकाल लिया जाए। देखिए आपका मॉडल इधर दो बनते हैं, मॉडल 211 से 217 तक में। पहला मॉडल ये तीन मॉडल बनते हैं। पहला मॉडल मेंस में ये बना कि आरोप से आप क्या समझते हैं, आरोप की अंतर्वस्तु का उल्लेख करिए, ये बनता है पहला। तो इसका मॉडल आप बनाएंगे, सीआरपीसी की धारा 2B लिख देंगे और उसके बाद आपका इन धाराओं को लिखना है। दूसरा मॉडल यहाँ से ये बनता है कि आरोप में गलती का क्या प्रभाव होगा और इस पर आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है। यानी कि इधर से आपका समस्यात्मक क्वेश्चन भी ज़्यादा बनता है। तो जो 215 to 15 है उसका दृष्टांत रट्टा मार कर जाना है और यहाँ से समस्यात्मक क्वेश्चन लगातार मेंस में बनते हैं। फिर आपका एक पुछल्ला क्वेश्चन बन जाता है लास्ट में कि आरोप में परिवर्तन कब तक किया जा सकता है और आरोप में परिवर्तन या संशोधन या परिवर्धन के बाद क्या कार्यवाही की जाती है, या क्या चार्ज में परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्तन के बाद क्या कार्यवाही की जा सकती है। और आपका ये गवर्न होगा दो सेक्शन से, आपका 216 और 217। तो आपका इसको भी अच्छे से लिखना है कि आरोप में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्धन हो सकता है,
कब तक हो सकता है, निर्णय के पूर्व कभी भी। अब क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं, परिवर्तन के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसका उल्लेख 217 में है। तो आइए आरोप की अंतर वस्तुओं को देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 211 में आरोप की अंतर्वस्तु बताई गई है। अब देखिए, यानी कि आरोप के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा। कंटेंट्स ऑफ चार्ज, यानी कि आरोप के अंदर क्या होगा, क्या लिखा जाएगा। प्रारूप तो भाई 32 में दिया गया है द्वितीय अनुसूची के, तो वही एक मेंस के लिए तैयार भी करनी है। देखिए एक, इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। यानी कि पहला पॉइंट क्या हुआ, अपराध का कथन करिए, यानी कि न्यायालय उस अपराध को बताएगा जिस अपराध का इल्जाम किस पर लगा है, यानी कि अभिकथन करेगा अभियुक्त पर है। दूसरा देखिए, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विशिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। यानी कि अगर बेयर एक्ट में या उस कानून में जिसके तहत वह अपराध माने घोषित है, अगर उस कानून में उस अपराध का कोई स्पेशल नाम दिया गया हो, जैसे आईपीसी के तहत चोरी हो गया, आपका हत्या हो गई, अपहरण, व्यपहरण इत्यादि, तो उस अपराध का नाम लिखा जाएगा। तीसरा देखिए, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई भी निर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। यानी कि अगर अपराध सृजन करने वाली विधि द्वारा उस अपराध का कोई स्पेशल नाम न दिया गया हो तो उस अपराध की परिभाषा कहाँ लिखी जाएगी, आरोप में। तो कितनी परिभाषा लिखी जाएगी, जितने से अभियुक्त ये समझ सके कि किस अपराध का अभियोग हम पर लगा है। चौथा देखिए, वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उपबंधित होगी। यानी कि कानून का नाम और उसकी धारा, जैसे कि आपका आईपीसी के तहत है तो घर के बाहर चोरी है तो ऐसे लिखा जाएगा भारतीय दंड संहिता या शॉर्टकट में या आईपीसी या भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड 1860 का एक्ट नंबर भी लिखा जाता है 45, यानी कि 45 की धारा 379। यानी कि इसमें दो बातें हो गई, कानून का भी नाम आ गया और घर के बाहर चोरी के लिए जो दंड वाली धारा है उसका भी उल्लेख हो गया। अगला देखिए पांचवा, यह तथ्य की आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी कर ली गई है। यानी कि आपका ये अगला आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, ये भी आपका है कि न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। क्लाज 7 जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है क्लास 7 से। देखिए क्लास 7 भाई, यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण
वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और यह आशयित है कि ऐसी पूर्व दोष सिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे तो पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी समय भी उसे जोड़ सकेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम आगे डिटेल में इसको बताएंगे। क्या प्रीवियस कन्विक्शन या प्रायर कन्विक्ट का उल्लेख चार्ज में किया जा सकता है कि नहीं, ये पूछा जाता है। देखिए आपका जवाब कैसा होना चाहिए, यहाँ भरमाऊ क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो पूर्व दोष सिद्धि का उल्लेख आरोप में किया जा सकता है, पहला बताइएगा। दूसरा ये पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि आरोप छूट गया है तो कब तक न्यायालय उसे जोड़ सकता है, कब तक ऐड कर सकता है। तो आपका जवाब रहेगा दंडादेश देने के पूर्व कभी भी। निर्णय न मार दीजिएगा, यही आपका कब तक पूर्व दोष सिद्धि को जोड़ सकेगा, तो दंडादेश देने के पूर्व कभी भी जोड़ सकेगा। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आरोप पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा, यही पॉइंट लोग फंसते हैं। तो सतर्क रहना है। पूर्व दोष सिद्धि का आरोप तब तक पढ़कर न तो सुनाया जाएगा न समझाया जाएगा जब तक कि अभियुक्त दोष सिद्ध न हो गया हो। तो पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लग सकता है, लेकिन समझाइए इंटरव्यू में पूछा जाता है समझाया नहीं जाएगा। तो कब समझाया सुनाया जाएगा, जब अभियुक्त दोष सिद्ध हुआ हो, दोष सिद्ध में कन्विक्ट हुआ हो, माने यानी कि कन्विक्ट हुआ हो और दंडादेश पर बहस हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर दंडादेश देने के पूर्व न्यायालय उस आरोप को पढ़कर सुनाएगा, समझाएगा और अगर ये साबित हो गया कि ये प्रायर कन्विक्ट हैं तो इस आधार पर कुछ दशाओं में, सभी में नहीं, कुछ मामलों में दंड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो भाई इसको अलग से आपका और डिटेल में चलेगा। लेकिन पूर्व दोष सिद्धि का आरोप पूछे, ये इंटरव्यू में पूछा गया है, कब तक ऐड किया जा सकता है। तो निर्णय न मार दीजिएगा, कब तक, दंडादेश के पूर्व कभी भी। वही 15 मिनट का ब्रेक रहेगा तब और क्लास चलेगी। धन्यवाद। 15 मिनट का ब्रेक रहेगा।